स्वागत है आपका रेनिश आईएएस में। मैं रवि कुमार। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने प्रोवाइड कराया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय पत्र के झारखंड विशेष पत्र के चौथे टॉपिक्स पर। 3 टॉपिक्स को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है और उससे संबंधित लगभग 16 प्रश्नों को आपके समझ प्रस्तुत किया है। आप में से कुछ ने काफी अच्छे उत्तर दिए हैं और बाकी की भागीदारी भी होनी चाहिए, ठीक है, उससे आपका ही लाभ है। आज हम लोग मांझी व्यवस्था, मांझी परिगणित व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। यह संथालों की जो जनजातीय शासन व्यवस्था है उसी का नाम है मांझी परिगणित व्यवस्था। जिस ढंग से उरांव में मैंने बताया था कि ग्राम स्तर पर जो महतो और ग्राम प्रधान होते थे तो उनका अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो उरांव की शासन व्यवस्था अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। उसी ढंग से यहाँ पर अगर ग्राम स्तर के मांझी और परिगणित व्यवस्था को समझ जाते हैं तो उसका अध्ययन जो है, पूरे संथाल प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन जो है काफी सरल हो जाता है। मांझी को यहाँ गांव का प्रधान माना जाता था। इन्हें दीवानी, न्यायिक, प्रशासनिक सभी तरह के अधिकार प्राप्त थे और मांझी के सहयोग के लिए बहुत सारे अधिकारी भी होते थे। उन अधिकारियों में अगर सबसे पहले बात करें तो होते थे प्राणिक। प्राणिक का इतना अधिक महत्व था कि उन्हें उप मांझी की संज्ञा भी दी गई थी। इसका अर्थ है कि अगर मांझी अनुपस्थित रहते हैं तो प्राणिक जो है सारे के सारे मांझी के उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। प्राणिक की एक विशेष कार्य भी थे, यानी कि अगर मांझी उपस्थित भी रहते हैं तो प्राणिक का क्या ऐसा कार्य था जो उनको करना ही था, वह है उन्हें न्यायिक क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त था। अगर कोई किसी भी तरह का अपराध करता था तो आखिर उन्हें कौन सा दंड दिया जाएगा इसका निर्धारण पूरी तरह से प्राणिक को करना था। हालांकि इसकी घोषणा मांझी करते थे। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। निर्धारण करते थे कि हाँ ये इसने ये अपराध किया है, इसको ये दंड, एक तरह से समझ लीजिए सिफारिश मांझी को किया जाता था प्राणिक के द्वारा। और मांझी को यह मानना लगभग अनिवार्य था क्योंकि दंड क्या हो नहीं हो इस संबंध में विशेषज्ञता मांझी को नहीं थी। अब इनके दूसरे सहयोगी की बात करते हैं, वो है गुड़ाइत। गुड़ाइत जो थे इन्हें सचिव भी कहा जाता था। इससे आप इनके महत्व को आप समझ सकते हैं। यानी कि मांझी जो भी निर्णय लेते थे उस सारे निर्णय की सूचना पूरे गांव वालों तक पहुंचाने का कार्य था गुड़ाइत का। और अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी मामले में मांझी के पास शिकायत करते थे तो इस संदर्भ में जो भी बैठक होते थे उस पर निर्णय लेने के लिए कि शिकायत सही है या नहीं है, इस संबंध में आरोपी पक्ष, पीड़ित पक्ष एवं अन्य अधिकारियों को बुलाने का कार्य जो था गुड़ाइत के द्वारा ही किया जाता था। और ये जो सभा होता था उसका जो सभा का संचालन जो होता था, जो भी इस ढंग से किसी भी वाद विवाद पर निर्णय होता था, उसके लिए एक अलग अधिकारी मांझी के सहयोग के लिए थे, वो थे सुसारिया। इसको अच्छी तरह से नाम थोड़ा याद रखिएगा। अब और आगे आते हैं इनके सहयोगी के बारे में। एक थे जोग मांझी। जोग मांझी जो थे उन्हें युवाओं का नेता कहा जाता था और विशेष रूप से शादी विवाह के मामलों के संदर्भ में जो भी डिसीजन और निर्णय लेना होता था, लेखा जोखा रखना होता था, वो जोग मांझी ही लेते थे। जोग मांझी का भी अत्यधिक महत्व था और इन्हें मांझी का उप सचिव का संज्ञा दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जोग मांझी जो हुए आपके शादी विवाह और युवाओं से संबंधित मामले को देखते थे। अब जोग मांझी का कार्य तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत ही बड़े जिम्मेदारियों से भरा हुआ था, इसलिए इनके सहयोग के लिए भी जोग मांझी जो थे, जोग मांझी के कार्यों का उत्तरदायित्व अधिक था। इसके कारण उनके सहयोग के लिए भी एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उन्हें उप जोग मांझी भी कहा जाता था या फिर जोग मांझी पर्णिक भी कह सकते हैं। और उनका सिंपल सा कार्य था कि अगर जोग मांझी उपस्थित नहीं है तो उप जोग मांझी कार्य करेंगे, ठीक है। अब आते हैं धार्मिक अधिकारियों की ओर जो मांझी के हेल्प करते थे। उसमें नायके और कुडाम नायके थे। नायके का जो वर्ग था
वो गांव के अंदर के देवी और देवताओं के पूजन में उनका विशेष योगदान रहता था, और साथ ही अगर किसी भी तरह का धार्मिक विवाद होता था तो उसका निर्णय लेने में सहायता जो मांझी के करते थे वो नायके करते थे। उनका हेल्पर जो था वो थे कुडाम नायके। उनका जो मूल कार्य था, ठीक है, यानी कि नायके की उपस्थिति में भी वो उस कार्य को करते थे, वो था गांव के बाहर के देवी देवताओं का पूजन। लेकिन अगर नायके अनुपस्थित हैं तो उनके सारे कार्यों को कुडाम नायके देखते थे। इसके अलावा अगर किसी की गिरफ्तारी का आदेश मांझी के द्वारा दिया जाता था तो गिरफ्तारी के लिए जाते थे चौकीदार, यानी कि वो दरोगा की तरह हो गए। इसी तरह एक अधिकारी का नाम आता है लासे टेंगोई। ये वास्तव में सुरक्षा अधिकारी थे। इनका कार्य था बाहरी हमलों से गांव की सुरक्षा करना। हालांकि इनका महत्व नहीं रह गया है, लेकिन उस समय अत्यधिक महत्व था, और इनके नेतृत्व में संथाली युवाओं का एक सशस्त्र दल होता था। छोटे मोटे हथियार उनके पास होते होंगे। एक और अधिकारी का मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। वह अधिकारी थे भगदो प्रजा। इन्हें मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि इन्हें जमीन नहीं दिया जाता था। बाकी जितने भी अधिकारियों का नाम मैंने बताया उन्हें जमीन दिया जाता था मेहनताना स्वरूप। ये वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति होते थे, बुद्धिजीवी होते थे। चाहे कोई भी निर्णय लेना हो, इन्हें गुड़ाइत के द्वारा जरूर कॉल किया जाता था। अब आते हैं कि किन इस शासन व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे अपराध थे जिनके लिए कठोर या हल्के दंड दिए जाते थे। तो पहला तो अपराध हो गया हल्का अपराध। उसमें आप शामिल कर सकते हैं चोरी, मारपीट, आपसी वाद विवाद। इसके लिए जो दंड दिया जाता था वो दंड भी हल्का था, और उस हल्के दंड को क्या कहा जाता था? करेला दंड। ठीक है, नाम को याद रखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा, करेला दंड। और इसका जो जुर्माना राशि था यह 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक था। जनरली 5, 10, 15 रुपया ही दिया जाता था ताकि आर्थिक दबाव किसी पर ना पड़े। अब दूसरे स्तर पर हम आते हैं कठोर दंड। कठोर दंड में चाहे दुष्कर्म का मामला हो, या आप ले सकते हैं धार्मिक मामले में को भी कभी कभी कठोर दंड में शामिल कर दिया जाता था। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो दुष्कर्म का मामला है उसको आपको विशेष रूप से समझना है। यहाँ 2 स्थितियां हो सकती हैं। अगर किसी महिला या लड़की के साथ किसी के द्वारा कुछ भी दुष्कर्म किया गया है, यौन दुराचार किया गया है, तो वहां पर बैठक पीड़ित के द्वारा अगर मांझी को शिकायत की जाती थी तो पहले क्या होता था कि बैठक का आयोजन होता था। गुड़ाइत जितने भी अधिकारियों का मैंने नाम बताया सबको कॉल किया जाता था। ठीक है, चाहे आपके मांझी हों, जोग मांझी हों, या आपके कुडाम नायके हों, प्राणिक हों, भगदो प्रजा हों, सारे को कॉल कर लिया गया। उसके बाद सारे साक्ष्यों को देखा जाता था, और यहाँ पर जो समाधान निकलता था कि आरोपी लड़के को पहला प्रस्ताव दिया जाता था कि वो विवाह कर ले, और अगर विवाह नहीं करता था वो लड़का, या वो लड़का कहीं भाग जाता था, तो इस स्थिति में ये देखा जाता था कि उसे क्या दंड दिया जा सकता है अगर वह उपलब्ध हो तो। इसमें जो दंड होता था उस पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अभी दूसरी स्थिति पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा स्थिति जो होता था अवैध संतान का। अगर दुष्कर्म के बाद किसी महिला या लड़की के पास अवैध संतान की प्राप्ति हो गई हो तो उस स्थिति में फिर वही था कि जिस लड़के के कारण यह घटना हुई है उससे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए कहा जाता था। अगर वह उपलब्ध नहीं है या भाग गया हो किसी अनजान जगह में, तो इस स्थिति में एक और रास्ता था कि गांव के जो जोग मांझी होते थे, मैंने बताया ना, जोग मांझी जो हैं वह युवाओं के नेता होते थे, और शादी ब्याह से संबंध में उनके पास हर वाद विवाद आता था। तो जोग मांझी को का जो गोत्र होता था वह गोत्र जो है उस अवैध संतान को देख करके उसे वैध बना दिया जाता था।
यानी कि अब जोगमांझी का ही गोत्र उस बच्चे का गोत्र हो गया। तो लेकिन इसके लिए लड़की के पिता को खस्सी, चावल इत्यादि का भोज देना पड़ता था। एक तीसरी स्थिति भी थी इस अवैध संतान के लिए। अगर दो स्थिति संभव नहीं किसी कारण से हो पाया कि किसी अन्य योग्य लड़के को उस गांव के उस लड़की से विवाह करने को कहा जाता था। अगर कोई लड़का तैयार हो गया तो लड़की के पिता को उस लड़के के लिए क्षतिपूर्ति देना आवश्यक था। और इसके अलावा कुछ नहीं संभव हो पाया तो जो दंड था वो बहुत ही कड़ा था। इसे विटलाह कहा जाता था। विटलाह जो होता था वह माझी स्तर पर इसका निर्णय नहीं होता था। इसका निर्णय जो होता था वो परगना स्तर पर होता था। ठीक है, परगना स्तर पर सारा डिसीजन हो जाने के बाद संबंधित गांव के माझी को बता दिया जाता था कि आपके गांव के इस व्यक्ति का विटलाह किया गया है। विटलाह का अर्थ होता था सामाजिक बहिष्कार, यानी कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इसे बहुत ही कड़ा दंड माना जाता था। हालांकि इस चीज को अब ध्यान में रखिए कि आजकल दंड से संबंधित अधिकार किसी भी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को, जनजातीय प्रशासन व्यवस्था को नहीं है। ये अदालतों के द्वारा होते हैं। लेकिन ये दंड की बात तो हो गई, आखिर वो कौन सा न्यायालय था जहां पर ये सारे फैसले होते थे? तो मैं ग्राम स्तर पर पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंदरा परिषद नाम का न्यायालय था जहां पर ये सारे फैसले होते थे, यानी कि सिंदरा परिषद न्यायालय था। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए संथाल के माझी परगैनत प्रशासन व्यवस्था की, तो वह था पुरुलिया। आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में है। वो है लोबीर सिंद्रा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। उसकी उपस्थिति अब भी पाई जाती है, हालांकि अधिकार उससे नहीं रह गए हैं। इसके अलावा एक अपराधों के अलावा विवाद, जैसे भूमि विवाद वगैरह होते थे, तो सारा प्रोसेस लगभग यही था। ठीक है, लेकिन दंड सामान्य रूप से हल्का ही दिया जाता है, क्योंकि ऐसे विवाद सामान्य रूप से सुलझा लिए जाते थे। इस तरह से संथाल व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि बहुत ही मजबूत और सुसंगठित स्थिति पाई जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर माझी स्तर पर फैसला नहीं हो पाया, तो इसका जो अगला स्तर था वो था देश माझी। और देश माझी के विरुद्ध कहाँ अपील होता था? परगैनत में। एक और स्तर पाया जाता है, कहीं कहीं उल्लेख है, उस समय भी हर जगह ये उपलब्ध नहीं था, वो था देशोर माझी। ठीक है, तो इस ढंग से आप संथाल व्यवस्था का, प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं, जब अंग्रेजों का आगमन यहाँ पर हुआ, तब इनकी प्रशासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सामान्य था, अन्य जनजातीय प्रशासन व्यवस्था में भी आप देख चुके हैं कि उन लोगों ने विद्रोह किया, उसी ढंग से यहाँ भी विद्रोह हुआ। लेकिन संथाल विद्रोह जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता का आधार के रूप में भी कार्य करता है। ये हुआ था 1855-56 में। और उसके बाद 29 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं, इनके साथ संतुलन बना करके ही रखना उचित है। इसलिए संथालों की जो माझी परगैनत व्यवस्था थी उनको मान्यता दे दी गई, लेकिन उनके अधिकार में काफी कटौती कर दी गई। तो मान्यता किस स्तर पर दी गई? तो सिंपल सा था, उनके सामाजिक धार्मिक अधिकार वगैरह को कायम रखे गए, विवाह के संबंध में जो निर्णय लेना था। लेकिन अदालती हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, उस संबंध में काफी कटौती किए गए। लेकिन एक WC सैरोत नाम के अधिकारी आए, उन्होंने कुछ पुलिस अधिकार दिए और दीवानी अधिकार भी दिए, यहाँ तक कि वसूली का भी, कुछ करों की वसूली का भी अधिकार दिया। एक आपका आया ग्रामीण रेगुलेशन 1910 में। ठीक है, वहां पर भी बकायों की वसूली और निगरानी का अधिकार दिया गया। इसके बाद आपका एक संथाल परगना
इंक्वायरी कमेटी भी आया, उसमें 1,000 रुपये तक की राशि का दंड देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा राजस्व से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में बना, उसमें संथालों के कार्यों और अधिकारों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है कि किस सीमा तक इनके अधिकार होंगे, और उनकी जमीन वगैरह की सुरक्षा की गई है ताकि जमीन का अवैध हस्तांतरण और गलत तरीके से हस्तांतरण ना हो। जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 है, उसके बारे में डिटेल हम लोग अलग टॉपिक में बात करेंगे, वो आपके सिलेबस में भी है, वहां से 1, 2, 3 प्रश्न आएंगे ही। ठीक है, आप लोग अब अपना वीडियो देख लीजिए आगे कि किस ढंग से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उसको जरूर आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार फिर स्वागत है आपका रेनेश IAS में। चलिए नोट्स को आप लोग वॉच कर लीजिए। देखिए, मांझी था, एक ग्राम प्रधान था, आंतरिक वायु व्यवस्था को देखता था, लगान लेने का भी अधिकारी था। इसके जो प्रमुख सहयोगी थे, प्राणिक उपमांझी भी से कहा जाता था, वे चर्चा हो चुका है। गुड़ाइत, इनको सचिव कहा जाता था, और सभा का सुचारू संचालन सुसारिया के द्वारा होता था। ये सूचना देता था गुड़ाइत। जोग मांझी बताया था मैंने कि ये युवाओं का नेता होता था और शादी विवाह के मामले में निर्णय वगैरह लेते थे, और इनका जो सपोर्टर होते थे वो उप जोग मांझी या जोग परनिक भी कहा जाता था। ठीक है, और धार्मिक मामलों में आप देखें, नायके और कुडाम नायके गांव के अंदर के देवी देवताओं के पूजन करते थे, गांव के बाहर के देवी देवताओं के पूजन करते थे, इनकी अनुपस्थिति में वर्क करते थे। और ये दरोगा की तरह थे, चौकीदार। और लासे टेंगोई जो थे वो सुरक्षा अधिकारी थे, बाहरी हमलों से सुरक्षा देते थे। और भगदो प्रजा सम्मानित लोग थे गांव के, इनको हर मामले में बुलाया जाता था। आगे देखिए, दंड व्यवस्था के बारे में बताया कि सारे जितने भी प्रमुख व्यक्ति थे ग्राम स्तर के, सभी को कॉल किया जाता था, चाहे गुड़ाइत हो, भगदो प्रजा हो, मांझी हो, परनिक हो, नायके हो, और सुसारिया के द्वारा सभा का संचालन होता था। हल्के दंड को करेला दंड बोलते थे, जबकि कठोर दंड जो है स्पेशली विठला वो परगना स्तर पर होता था, परगनत स्तर पर। ठीक है, मांझी स्तर पर नहीं होता था। यहाँ अधिक जुर्माना होता था, और अगर पैसा किसी के पास जुर्माने की राशि नहीं तो उन्हें समय भी दिया जाता था कि आप कलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से अपराध के बारे में बताया कि दुष्कर्म को बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था, और इसके लिए विवाह या दंड की व्यवस्था थी। दंड स्वीकार नहीं करने पर विटलाह किया जाता था परगना के द्वारा। अवैध संतान के मामले में, या तो अगर लड़के का पता नहीं चला कि किस लड़के के कारण यह अवैध संतान उत्पन्न हुआ है, तो जोग मांझी का गोत्र दे दिया जाता था, लेकिन बदले में चावल खस्सी वगैरह का भोज देना पड़ता था। इसी तरह विवाह भी संभव था, या अन्य लड़के से भी विवाह हो सकता था, लेकिन हर्जाना लड़की के पिता को देना पड़ता था। और जमीन जायदाद के विवाद के भी लगभग वही प्रक्रिया थे जो अन्य अपराधों के लिए थे, जिसकी चर्चा भी हो चुकी है। अपील की जो व्यवस्था थी, मांझी के बाद देश मांझी जो 5 से 8 गांव का समूह था, उसके बाद परगैनत 15 से 20 गांव का समूह था, और अंत में दिसुम परगना। हालांकि इसकी उपस्थिति बहुत कम पाई जाती है, उस समय भी बहुत कम स्थानों पर दिसुम परगना पाए जाते थे। विद्रोह जो आपका 1855-56 में हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को भी लगा था कि संतुलन अवस्थापना करना होगा, जिसमें अंग्रेज अधिकारी सरोट का A.W. सरोट का बहुत ज़्यादा योगदान था। उन्होंने परगना पुरस्कार फंड की स्थापना की थी, जिसमें उन मांझी और परगनेतों को पुरस्कृत किया जाता था जो अंग्रेजों के अनुसार चलते थे, और जो नहीं चलते थे उन्हें दंडित किया जाता था। आगे देखिए, ग्रामीण पुलिस रेगुलेशन पर मैंने चर्चा कर ही दिया है। एक इंक्वायरी कमेटी भी बना था संथाल परगना 22 नवंबर 1937 को। उसमें राजस्व प्रशासन 1000 रुपये तक का दंड देने का अधिकार, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो आपका 1949 में बना, उसमें मांझी के अधिकार और कर्तव्य को बहुत ही स्पष्टता से परिभाषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय है, इसके नाम को आप अच्छी तरह से लोवीर संग्रह कीजिएगा। ये पुरुलिया में इसको ध्यान रखिएगा, बंगाल में पड़ता है पुरुलिया।
इस ढंग से यह क्लास आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है।